हेलो एवरीवन, दिस इज आंचल कटियार, योर बायोलॉजी एजुकेटर। तो आज हम लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन और फोटोसिंथेसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले वी स्टार्टिंग विद न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में सबसे पहले हम करने वाले हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं? द ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद से बना सके, उनको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, उनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया ग्रीन प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया। यहाँ पे एग्जांपल दिया है ग्रीन प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये देखो ग्रीन प्लांट बना हुआ, वो अपना खाना बना रहा है खुद से। ठीक, फिर ऑटोट्रॉप्स भी जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फोटो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो सनलाइट को कैप्चर करते हैं और अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, और उसको मोस्टली प्लांट होते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, वो सनलाइट को कैप्चर करते हैं, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट से खाना फॉर देम। समझ में आ रही है चीजें? ठीक। अब यार तुम लोग ये मत सोचना मम्मी भी तो खाना खुद से बनाती है, तो क्या मम्मी भी फोटो ऑटोट्रॉपिक है? नहीं नहीं नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट प्लांट। मम्मा क्या करती है, वो उन्होंने प्लांट सोर्स को यूज किया होता है खाना बनाने के लिए। ठीक, तो वो फोटो ऑटोट्रॉपिक नहीं हुआ। फोटो ऑटोट्रॉपिक बेसिकली क्या, वो सनलाइट ले रहे हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, फिर उसको वो क्या करते हैं, खाने में बनाते हैं। तो क्या देखो, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और उसको फोटोसिंथेसाइज कराते हैं, इसको हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक। देखो ये ग्रीन प्लांट और एल्गी, देखो बेचारा कितना खुश है। नहीं बेचारा नहीं यार, इट्स प्रिपेयरिंग इट्स ओन फूड। तो ये कितना हैप्पी है कि मैं अपना खाना खुद से बना सकता हूँ। हम लोग को चिढ़ा रहा है वो। ठीक, और ये भी एल्गीज भी अपना खाना खुद से बना सकती है। ठीक है, अब ऑटोट्रॉपिक में भी हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है कीमो ऑटोट्रॉपिक्स। ठीक है, अब कीमो ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं? देखो ऑटोट्रॉपिक वर्ड यूज कर रहा है ना, तो इसका मतलब उसको कोई ना कोई सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए ही अपना खाना बनाने के लिए। तो कीमो ऑटोट्रॉप जो बेसिकली होते हैं वो बैक्टीरियाज होते हैं। वो क्या करते हैं, वो जैसे प्लांट ने क्या किया, सनलाइट लिया। ठीक है, उसने सनलाइट लिया और उसने अपना खाना प्रिपेयर किया। सिमिलरली कीमो ऑटोट्रॉप क्या होते हैं, वो भी, उनको भी सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। तो उनके लिए वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, उनके लिए होता है केमिकल रिएक्शन। वो केमिकल रिएक्शन से जो भी एनर्जी रिलीज होती है, उससे वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। वो अपना खाना हालांकि खुद बनाते हैं। ठीक है, पर बस क्या हुआ, सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो अलग हो गई। ठीक, सनलाइट ना होके सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो गई, केमिकल रिएक्शंस। अब ये हायर क्लासेस में पढ़ोगे। नॉर्मली समझो कि कभी भी कोई भी रिएक्शन होती है, तो जिस रिएक्शंस में हीट रिलीज हो रही है, वो उसी रिएक्शन को उसने, उसी एनर्जी को उसने यूज कर लिया। सिंपल सिंपल। ठीक है, अब देखो कीमो ऑटोट्रॉप्स क्या क्या होते हैं। ये हो गया बैक्टीरिया, अलग अलग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, मिथाइलोजन, ये तुम लोग आगे पढ़ोगे। बेसिकली ओनली वन एंड ओनली बैक्टीरिया, कीमो ऑटोट्रॉप, सिंपल। ठीक है, अब ऑटोट्रॉप्स टू टाइप के होते हैं, वी हैव डन इट। कौन कौन सा हमने पढ़ा? दे आर फोटो ऑटोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स। हमें क्या पता चला, ये दोनों ऑटोट्रॉप होने के लिए, सोर्स ऑफ उनको खाना बनाने के लिए, दे नीड अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, दे नीड अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक के लिए क्या था, इट वॉज सनलाइट। और कीमो ऑटोट्रॉपिक के लिए क्या था, इट वॉज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से जो भी हीट रिलीज हो रही थी, वो उसको खाना बनाने में यूज कर रहे थे। जैसे हम लोग गैस यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मम्मी बर्तन रखती है, नीचे से हीट आप प्रोवाइड करते हो, गैस प्रोवाइड करते हो, तो वैसे ही उनको भी हीट का सोर्स चाहिए खाना बनाने के लिए। दूसरा आ गया, दूसरा टाइप इज हमारा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या है? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, आओ पढ़ते हैं। Those type of nutrition in which organism don't prepare their food, अपना खाना खुद ही बना सकते हैं। लाइक हम लोग जैसे, अब ये मत कहना मम्मी खाना बनाती है, ना ना ना, मम्मी खाना नहीं बनाती है। मम्मी प्लांट को यूज करके वो खाना बनाती है, दैट इज नॉट खाना बनाना। ठीक जैसे कि ह्यूमन, कैट, लीचेस। अब ये पता है। अब देखो टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉप्स क्या क्या होते हैं। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, सेप्रोट्रॉपिक क्या होते हैं अभी हम पढ़ेंगे। पहले देखो तीन टाइप के होते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, उसके बाद हमारे पास है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब ये तीनों टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होते हैं, चलो पढ़ते हैं। लाइक इसके डेफिनेशंस और इसके एग्जांपल्स पता होने चाहिए, डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, पैरासाइटिक क्या होता है, होलोजोइक क्या होता है। ठीक है, अब देखो अगर हम सेप्रोट्रॉपिक की बात करें, तो वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स में क्या होता है, अपना फूड सोर्स जो है वो ढूंढता है, उसको खाना नहीं बनाना पड़ा। जैसे कि ईस्ट एंड मशरूम। देखो एग्जांपल्स दे रखे हैं, दो एग्जांपल दिए हुए हैं, दैट इज ये और ये। फिर हमारे पास आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन।
पैरासाइट, पैरासाइट, सर पे कभी जुए पड़े हैं? नहीं पड़े हैं लग रहा है, वही है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। फीड ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, वो उससे अपना खाना ले रहा होगा, जैसे तुम्हारे सर पे कभी जुए पड़े होंगे, पता होना चाहिए। दैट आर पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे लीच दिया हुआ है, सॉरी टेपवर्म दिया हुआ है और लाइस दिया हुआ है, लीच, ठीक है। तो इट्स अ पैरासाइट। अब आगे बताएंगे पैरासाइट में क्या होता है। वो पूरी तरीके से अपने होस्ट को कभी भी मारता नहीं। अब व्हाट इज होस्ट, जैसे मान लेते हैं, अब तुम लोग तो बताओगे कि नहीं कि तुम्हारे सर में जुए पड़े हैं कि नहीं, मैं बता रही हूँ, मान लो मेरे सर पे जुए पड़े, ठीक है, तो आई एम होस्ट, ठीक है। तो वो कभी मुझे मारेगा नहीं, क्योंकि उसे तो भाई मेरे से कंटिन्यूअसली खाना चाहिए ना, तो वो मेरे को मारेगा नहीं, बस वो मेरे को हार्म करेगा। तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अपने होस्ट को वो जो पैरासाइट है वो मार देता है? नहीं भाई, मार देगा तो फिर रहेगा कहाँ? तुम अपना ही घर डिस्ट्रॉय कर दोगे तो तुम कैसे रहोगे? तो दैट इज द सिनेरियो। समझ में आई चीजें? अब तीसरा इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? जो सॉलिड फूड खाते हैं, जैसे कि हम लोग ने खाया रोटी, दाल, चावल। अब इसका एक पूरा प्रोसेस होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। नॉर्मली इंजेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, जैसे कि ह्यूमन बीइंग एंड एमीबा। अब देखो, इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स समझ में आ गए। एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट एंड बेसिक चीज है कि सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज व्हाट, अगर वो डेड डिकेइंग एनिमल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, वहां से अपना खाना लेता है। पैरासाइटिक इज क्या, लिविंग होस्ट रहेगा, वो वहां से अपना खाना लेगा, ठीक। होलोजोइक क्या होता है? जो सॉलिड फूड कंज्यूम करते हैं, जैसे कि हम हो गए, ठीक, दे आर, ये हो गए हमारे हेटेरोट्रॉपिक के एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहला इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? इट इज, जस्ट अ सेकेंड, इट इज न्यूट्रिशन, sorry, holozoic nutrition is a mode of nutrition in which organism takes in solid food, digest internally and absorb nutrition. अब देखो, it's very very important। जैसे कि तुमने खाना खाया, तुम खाना खाते ही पॉटी नहीं जाते हो, जा भी सकते हो, नहीं, सुनो, तुमने खाना खाया, ठीक, फिर वो खाना तुम च्यू करते हो, ठीक, सॉलो करते हो, फिर वो पेट में कुछ देर रहता है पेट में वो कुछ देर रहता है, ठीक। उसके बाद वो डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद उसमें से जितने भी मिनरल्स है, जितने भी ग्लूकोज, फैट, अमीनो एसिड, उसे जो भी लेना होगा, ठीक है, बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी। फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा वो बॉडी बाहर एक्सक्रीट आउट करेगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस इज अ होलोजोइक न्यूट्रिशन। बेसिकली समझो क्या, पहले तो हम इंटेक करेंगे सॉलिड का, ठीक है, सॉलिड फूड इंटेक करेंगे, तो उसको च्यू करेंगे, मतलब उसका इंजेक्शन करेंगे। इंजेक्शन के बाद उसका डाइजेशन होगा, इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक। फिर उसका एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब पेट में खाना गया, वो डाइजेस्ट हुआ, उसके बाद भाई सारी चीजें आप एब्जॉर्ब कर, खाना किस लिए खाते हो? कि आपको एनर्जी मिले। एनर्जी कब मिलेगी? जब सारी चीजें एब्जॉर्ब होंगी, जैसे कि ग्लूकोज, ठीक है, अमीनो एसिड, मिनरल्स, सारी चीजें एब्जॉर्प्शन होती हैं, तो फिर वहां से हमको मिलता है क्या? एनर्जी। फिर एसिमिलेट, पूरी बॉडी में एसिमिलेट होएगा। फिर इजेशन, इजेशन मतलब क्या? उसने बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया, ठीक है। इजेशन इज डिफरेंट, वैसे एक्सक्रीशन इज डिफरेंट। एक्सक्रीशन मतलब जो सुबह सुबह जाता है, इजेशन इज मतलब बाहर निकालने की वो प्रोसेस को हम यहाँ पे इजेशन के तौर पे लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हालांकि स्टेप्स आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट एक बेसिक समझाने के लिए बहुत जरूरी था कि हाँ, पता होना चाहिए कि ये जो पूरे प्रोसेस के थ्रू हम जाते हैं ना, उसको होलोजोइक न्यूट्रिशन बोला जा रहा है, ठीक है। अब आगे सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या है? दोज टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। अब देखो, हमने क्या किया, हमने खाना खाया, हमारे स्टमक में देयर आर मेनी डाइजेस्टिव एंजाइम, उसने उसको डाइजेस्ट किया, फिर हम लोग ने उसको एब्जॉर्ब किया। अब सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? बाहर चीजें पड़ी हैं, मरी पड़ी हैं, ठीक है, देखो, फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, बाहर चीजें जो है मरी पड़ी हैं, वो एंजाइम उस पर सेक्रीट करता है आउटसाइड द बॉडी। फिर जब एंजाइम उस खाने पे सेक्रीट हो जाएगा, मतलब उस मरे हुए चीजों में जब एंजाइम डाल देगा, दैट इज मशरूम, ठीक है। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का हम एग्जांपल ही तो ले रहे हैं।
उसने मरी हुई चीज़ों में एंजाइम डाल दी, वो डाइजेस्ट हो गया। अब क्या करेगा, अब वो उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो ऐसे को हम बोलते हैं सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। उसने खाया नहीं, उसने एंजाइम को बाहर ही सेक्रेट किया, उसको डाइजेस्ट किया और क्या किया, उसको एब्जॉर्ब किया। तो दैट आर सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। और ये एग्जाम्पल्स हैं फंजाई, दैट इज ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, मशरूम। ये सारे जो हैं एग्जाम्पल्स जो है वो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के होते हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं कि हम अपने दाल चावल में पहले एंजाइम डाल दिए फिर उसके बाद हम उसको एब्जॉर्ब करें, ना ना ना। हम क्या करते हैं, हम उसको डाइजेस्ट करते हैं, लाइक हम उसको च्यू करते हैं, उसके बाद हम उसको सॉलो करते हैं, वो फूड हमारे पेट में जाता है। देन आफ्टर क्या होता है, वहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलती हैं और फिर वो एब्जॉर्ब होता है। पर सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है कि वो अपने खाने में, दैट इज मरा हुआ चीज़, वो मरी हुई चीज़ रहती है तो वो बाहर रहती है, ठीक है। तो बाहर वो क्या करता है, अपने खाने में जो है वो क्या डाल देता है, एंजाइम सिक्रेट आउट कर देता है, ठीक है। फिर वो एब्जॉर्ब हो जाती है, एब्जॉर्ब होने के बाद वो उसको एसिमिलेट कर लेता है। तो दीज आर द डिफरेंस, ठीक है। समझ में आया, होपफुली समझ में आया। मशरूम इज द एग्जाम्पल। अब आ जाओ पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन मेरे हिसाब से सबको समझ में आ जाए। सबके सर में जुएं पड़े होंगे भाई, ऐसा कोई नहीं जिसके सर में जुएं ना पड़े हों, ठीक है। तो अब देखो, द ऑर्गेनिज्म derive nutrition from another organism। देखो, जिससे जो another living organism is there ना, जो living organism is there उसको हम host कहते हैं। जैसे मेरे पे जुएं पड़े तो I am the host, तुम्हारे पे जुएं पड़े तुम host हो, मेरे पे नहीं पड़ते हैं कभी, तुम host हो, ठीक है। often causing harm to host, it's very important, they cause harm to the host, but वो host को मारते नहीं है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या होस्ट मर जाता है, नहीं नहीं, वो होस्ट को मारते नहीं है। तो एग्जाम्पल हो गया टिक, लाइस, फ्लीज, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप देख लो एक बार, ठीक है। राउंड वॉर्म, हमारे पेट में जो पड़ते हैं कीड़े, वो सारे तो आप तुमको मारते नहीं है, बस हाँ तुम्हें अनईजी हो जाता है रहना, ठीक। तो ये हो गया। अब देखो, न्यूट्रिशन इज कंप्लीटेड। न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हमने कंप्लीट कर लिया। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मेरे साथ रिवाइज करो, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमने पढ़ा, कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा। देन आफ्टर हेट्रोट्रॉप्स में हमने क्या पढ़ा, जो एनिमल्स अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, दैट आर नोन एज हेट्रोट्रॉप्स। फिर उसके बाद हेट्रोट्रॉप्स में पढ़ने के बाद हमने उसके 3 टाइप्स पढ़े। 3 टाइप क्या क्या है हेट्रोट्रॉप के। सबसे पहले पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कुछ नहीं आता है तो दिमाग में याद रखना, सब पे जुए तो आए पड़े हुए हैं, तुम उसको याद करो। दूसरा इज सेप्रोफिटिक, ठीक है। तीसरा इज होलोजोइक, हम खुद। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, तो ये आपको याद करने हैं। अब देखो, एनसीईआरटी में जो है वो फोटोसिंथेसिस के बारे में दे रखा है, मतलब वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस एग्जाम्पल, क्योंकि वही प्रोसेस है ना, अगर प्लांट जो है सनलाइट लेके और रॉ मटेरियल के हेल्प में खाना बना रहा है तो दैट इज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर इट्स ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वो प्रोसेस जिससे ग्रीन प्लांट, या पता है एल्गी भी होते हैं, दे आर ऑल्सो ग्रीन, ठीक। तो वो अगर अपना खाना बनाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं, एल्गी भी होते हैं, दे आर फोटोसिंथेसिस। अब देखो, इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट, भाई बड़े हो गए अब इक्वेशन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बेटा यहाँ पे सनलाइट होगा, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और क्या, क्लोरोफिल। व्हाट इज क्लोरोफिल, वो जो ग्रीन पिगमेंट प्लांट में प्रेजेंट रहता है, जो ग्रीन पिगमेंट प्लांट में प्रेजेंट रहता है, दैट इज क्लोरोफिल। हैंड राइटिंग मत जाना, बहुत अच्छी है, तुम लोग कॉपी कर लोगे, वरना देखो मैं अच्छी हैंड राइटिंग बनाऊंगी तो तुम लोग कॉपी कर लोगे, इस वजह से मैं ऐसे ही हैंड राइटिंग बनाती हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आगे, इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस डन। अब देखो, इक्वेशन तो यार आपको याद करनी ही पड़ेगी कि कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, फिर वो क्या देता है, C6H12O6। C6H12O6 क्या है, इट्स अ ग्लूकोज, इट्स अ कार्बोहाइड्रेट, और क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस हो गया। अब ये तो पता है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, लीव्स में होती है, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स में होती है। तो सबसे पहले देखते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर,
सनलाइट एंड क्लोरोफिल। मान लो कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, वाटर दे दिया, क्लोरोफिल दे दिया, सनलाइट नहीं दिया, तो क्या इट्स फोटोसिंथेसिस पॉसिबल? नो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रॉ मटेरियल्स इसमें से कोई एक गायब हुआ तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तुम्हारी मम्मी को दाल बनानी है, तुम दाल ही मत दो उनको, पानी और दाल बनाइए कभी? वैसे नहीं, तुम लोग को मैगी ही बनानी आती होगी 2 मिनट वाली, ठीक है। चलो मैगी का एग्जाम्पल लेते हैं। मैगी का एग्जाम्पल में क्या लेते हैं, मान लेते हैं तुम्हें मैगी दी गई बनाने को और उसमें से मैगी मसाला हटा दिया गया, वो जो अंदर जो पैकेट में रखा था ना मसाला, हाँ बहुत सारे लोग उसको ऐसे ही खाते हैं। मान लो वो मसाला कोई और तुम्हारे भाई बहन है छोटे, वो खा गए, तो तुम मैगी बना लोगे? अब कोई ये सोचेगा नहीं मैम मैं तो दूसरे मसाला लेके आऊंगा बना लूंगा, मैं एक बेसिक जो एक प्रोसेस है मैं उसकी बात कर रही हूँ। नहीं, ऑब्वियस ही बात है, इंसान कहेगा भाई इसमें क्या सिर्फ पानी उबाल के थोड़ा ना खाना है, ठीक। तो ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये चारों चीज वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलो ये चारों चीजें हमें मिल गई, अब हमें पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस हो कहाँ रही है। तो अगर बेटा क्वेश्चन पूछता है कि ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस होते हैं, तो ऑर्गन्स आर लीफ, समझो, तो ऑर्गन्स आर लीफ जहां पे फोटोसिंथेसिस होती है। पर ऐसे कौन सी ऑर्गेनेल है दैट आर क्लोरोप्लास्ट, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कब तुम्हें लीफ लिखना है, कब तुम्हें क्लोरोप्लास्ट लिखना है, इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो व्हाट आर क्लोरोप्लास्ट पढ़ते, दे आर द ग्रीन कलर्ड सेल ऑर्गेनेल फाउंड इन द लीफ ऑफ द प्लांट, यस वी नो दैट, एंड सम एल्गी, हाँ सही बात है। दे कंटेन ग्रीन पिगमेंट जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्लोरोफिल का काम क्या होता है, जो लाइट होती है, ठीक है, वो उससे एक्टिवेट होता है और इसके एक्टिवेशन के बाद ही पूरा फोटोसिंथेसिस जो होती है वो स्टार्ट होती है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर देयर इज अ क्लोरोफिल, ठीक है। अब जो क्लोरोफिल होती है वो क्या करती है, वो अपने एक्टिवेशन से लाइट एनर्जी को वो कन्वर्ट करती है इनटू केमिकल एनर्जी। मतलब सनलाइट पड़ी, देखो सनलाइट पड़ी और उसने क्या बना दिया, कार्ब्स बना दिया, तो लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट इज व्हाट, केमिकल एनर्जी, ठीक। केमिस्ट्री में ही पढ़ोगे C6H12O6, बायो में कहीं C6H12O6 नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इट्स अ कंपाउंड, तो वो लाइट एनर्जी को उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, केमिकल एनर्जी में। गेटिंग माई पॉइंट? तो द ग्लूकोज इज अ केमिकल एनर्जी, हाँ। C6H12O6 फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। अब देखो ये हमें पता चल गया हमने कहाँ कहाँ फोटोसिंथेसिस किया, कौन से ऐसे ऑर्गन थे जहां पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हुआ, कौन से ऐसे ऑर्गेनेल्स थे जहां पे हमने फोटोसिंथेसिस किया। द डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कब तुम्हें ऑर्गन में मार्क करना है, कब तुम्हें लीफ देखना है, कब तुम्हें क्लोरोप्लास्ट देखना है, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होती है, दे आर द ग्रीन कलर्ड की सेल ऑर्गेनेल्स जो कि लीव्स ऑफ द प्लांट में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर देयर इज अ क्लोरोफिल जो क्या करता है, दैट इज अ ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोफिल की वजह से ही प्लांट ग्रीन होता है, बेसिकली सिंपल एंड वेरी लेमैन लैंग्वेज में बता रही हूँ, ठीक है। हरा क्यों है, क्लोरोफिल की वजह से। अब हरे पार्ट में ही अगर हरे पार्ट में ही अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो इसका मतलब क्लोरोफिल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट पड़ेगी तो क्या होगा, वो क्लोरोफिल एक्टिवेट होगा और तब जाके ये जो पूरा खाना बनाने का प्रोसेस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, और वो क्या बना रहा है हमारा ग्लूकोज, ये प्रोसेस होगा आगे, ठीक है। अब देखो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार, कोई भी चीज स्टार्ट होती है तो देयर इज अ स्टेप, दे आर द इवेंट्स। ऐसे ही नहीं सब स्टार्ट हो गया, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड दो, वाटर दो, सनलाइट दो, थोड़ी देर बाद क्लोरोफिल दो, नहीं, ऐसे नहीं। दे आर द स्टेप। कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं? पहला स्टेप इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल पिगमेंट। मैंने बताया कि क्लोरोफिल का ही काम होता है क्या करना, लाइट को एब्जॉर्ब करना, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, ठीक है, डन। दूसरा इज conversion of light energy into chemical energy and splitting of water into hydrogen ion and oxygen। अब यहाँ पे जो इस रिएक्शन में ये जो ऑक्सीजन रिलीज आउट हो रहा है ना, वो इस वाटर से रिलीज आउट हो रहा है। किससे? वाटर से रिलीज आउट हो रहा है। तो देखो यार बेसिकली ये हमें पता होना चाहिए कि जब वाटर स्प्लिट होता है, मतलब वाटर टूटता है, तो वो क्या देता है, हाइड्रोजन नहीं देता है, वो हाइड्रोजन आयन देता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन्स भी निकलते हैं, ठीक है। ये बहुत अंदर ही अंदर का काम है, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। केमिकल एनर्जी इज व्हाट, कार्बोहाइड्रेट, भाई C6H12O6। अब देखो मैं अपनी कितनी अच्छी हैंड राइटिंग यूज कर रही हूँ, दैट इज C6H
12O6, ठीक, फिर भी अच्छी बनी। केमिकल एनर्जी। और वाटर भी स्प्लिट होता है, वाटर टूटता है तभी तो ऑक्सीजन रिलीज आउट हो रहा है, ठीक। तो ये वाटर से हमें क्या मिला, ऑक्सीजन रिलीज आउट हुआ और यहाँ पे हमें हाइड्रोजन आयन मिले और कुछ इलेक्ट्रॉन मिला। बेसिकली ये रिएक्शन तुम लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैंने बता दिया कि देखो केमिस्ट्री तुम लोगों के फर्स्ट चैप्टर में है बैलेंसिंग, बैलेंसिंग आनी चाहिए, 4 हाइड्रोजन तो 4 H+। अब पॉजिटिव और नेगेटिव को माइनस आउट करने के लिए हमने ऐसे किया, इतना ज्यादा लेट्स नॉट स्टडी केमिस्ट्री है, बस क्या है, ऑक्सीजन रिलीज आउट हो गया, ठीक है। अब तीसरा प्रोसेस क्या है भाई, हमें चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट था ना, तो क्या हुआ, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस हो जाएगा, या आप कन्वर्जन भी बोल सकते हो, कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सॉरी कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, बट द वर्ड रिडक्शन इज इंपॉर्टेंट, आगे केमिस्ट्री में पढ़ोगे, क्योंकि बहुत सारे हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ये जो है दे रखा है, लाइक डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखी है, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। अब देखो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये लीफ का अंदर का स्ट्रक्चर, इट इज लीफ का क्या है, अंदर का स्ट्रक्चर। यार ये बन क्यों नहीं रहा है, जस्ट अ सेकेंड ना, देखो अब हमें देखना है कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, ये लीफ है, ठीक। जब हमने इसको क्या किया, क्रॉस सेक्शन, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन जब देखा इसको, तो हमें देखा अच्छा ये जो बाहर के जो लेयर हैं इसको हम बोलेंगे अपर एपिडर्मिस, ठीक। इस अपर एपिडर्मिस के ऊपर वैक्सी कवरिंग लगा हुआ है, देखो अगर दिख रहा होगा तो वैक्सी क्यूटिकल। यार एज सच ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिया हुआ है तो लेट्स स्टडी कि ये क्या बताना चाह रहा है, ठीक। फिर देखो क्लोरोप्लास्ट जो है ऊपर वाले लेयर में नहीं प्रेजेंट है एपिडर्मिस में, वो जो है ये नीचे जो सेल्स बने हुए हैं ये कॉल्यूमिनार सेल्स, मतलब जो भी स्ट्रक्चर बोल लो, ठीक। और ये देखो गोल गोल वाली जो सेल्स हैं, तो देखो ये इन सेल्स में जो है वहां क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। अब आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा कि पैलासिड्स और स्पॉन्जी हैं, बट तुम लोगों को नॉट एज सच नॉट इंपॉर्टेंट। अब देखो लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस में देयर इज गार्ड सेल, लोअर एपिडर्मिस में यहाँ इसने स्टोमाटा बना रखा है। तो देखो बेसिकली समझो ये हमारी लीफ है, ठीक है, मान लो मेरा हाथ है, इट्स लीफ, पत्तियां ऐसे होती हैं, ठीक है। तो ऊपर सनलाइट पड़ता है और नीचे सनलाइट नहीं पड़ता है, तो ऊपर सनलाइट पड़ने की वजह से जब बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो तुम बाहर निकलना चाहोगे नहीं, तो जब बहुत ज्यादा गर्मी होगी तुम बाहर नहीं निकलना चाहोगे। वैसे ही जब बहुत गर्मी होगी, धूप ऊपर ही पड़ रही है, तो क्या क्लोरोप्लास्ट खुलना चाहेगा, स्टोमाटा खुलना चाहेगा, नहीं, वो नहीं खुलना चाहेगा। तो इसी वजह से जो लोअर एपिडर्मिस होते हैं वहां पे ज्यादा नंबर ऑफ स्टोमाटास प्रेजेंट होते हैं। स्टोमाटास ऐसे स्ट्रक्चर्स अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। अब देखो एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर प्लांट है, जैसे खाना बना लिया, ठीक, तो वो ग्लूकोज जो है वो जो है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। प्लांट जब भी उसे ग्लूकोज स्टोर करना होगा तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करेगा। और हम मतलब एनिमल्स जब भी ग्लूकोज स्टोर करेंगे तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करेंगे। ये आता है, ये एक एक पॉइंट में पूछेगा तुम लोगों को, तो तुम लोग को पता होना चाहिए। अब यहाँ आधों का दिमाग चला गया कि मैम अभी तो आपने कहा था कि हम खाना नहीं बना सकते। अरे खाना नहीं बना सकते, हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं है, पर हम लोग खाना खाते तो हैं। अभी ये क्लास खत्म होने के बाद जाओगे बर्गर पिज्जा खाने, तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में जितना भी ग्लूकोज लेते हो ना, दैट गेट कन्वर्टेड इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और प्लांट जो है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, समझ में आया। अब प्लांट जो है ट्रांसपोर्ट जो है वो सुक्रोज के फॉर्म में करता है, बट दैट्स नॉट इन योर कोर्स। अब इतना ही बस पढ़ते हैं कि स्टार्च स्टोर करता है, ठीक है, ग्लाइकोजन स्टोर करता है। दीज बोथ आर द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कोई प्लांट स्टोर करता है और एक एनिमल स्टोर करता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं स्टोमाटा एंड इट्स फंक्शन। अभी तक तो समझ में आ गया कि स्टोमाटा कहाँ प्रेजेंट होता है, लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है। मतलब ये हमारी लीफ है, ये हम पत्ती है, मेरी हाथ पत्ती है। यार तुम लोग इमेजिन करो कि तुम्हारी हाथ पत्ती है, तो तुम जाके ऐसे धूप में रखो अपने हाथ को, ठीक है, धूप जहाँ सनलाइट पड़े वहां ऐसे जाके धूप में थोड़ी देर रखो। ये गर्म होता है या ये गर्म होता है? ऑब्वियसली बात है अपर वाला लेयर गर्म होएगा। तो क्यों चाहोगे कि ऊपर वाले लेयर से स्टोमाटा प्रेजेंट हो? स्टोमाटा खुलेगा ही नहीं। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जो है एपिडर्मिस में, जो लोअर एपिडर्मिस होती है, वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमाटास प्रेजेंट होता है, ठीक है, समझ में आया, क्लियर। आगे बढ़ते हैं।
स्टोमाटा एंड इट्स फंक्शन. अब व्हाट इज स्टोमाटा? ऐसे दिल थोड़ा और अंदर चला जाता है तो वो स्टोमाटा बन जाता है. ये नहीं, मेरा दिल भी नहीं बनता है, मतलब ये ऐसे बनता है स्टोमाटा, समथिंग ऐसे गार्ड शेप का होता है, ठीक है, किडनी शेप का होता है. देखो, अब ये आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ. इट्स वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट है ना कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लोअर सरफेस ऑफ द लीफ. ईच स्टोमाटा इज सराउंडेड बाय 2 बीन शेप गार्ड शेल्स. हर एक स्टोमाटा 2 बीन शेप गार्ड शेल से सराउंड होते हैं. अब देखो, गार्ड शेल से क्यों सराउंड होते हैं? तुम घर से बाहर निकलते हो तो मोस्टली अगर तुम घर पे रहते हो तो ऑब्वियसली बात है मम्मी पापा बाहर नहीं निकलने देते. मम्मी पापा आर द गार्ड सेल्स फॉर यू, भाई कि तुम्हें क्यों निकलना है बाहर, ठीक है. तो वैसे ही स्टोमाटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है. मतलब ओपनिंग, हम ओपन होंगे तो अपने अंदर की वाटर को भी इवेपोरेट आउट करेंगे, हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड भी लेंगे, तो वो कंट्रोल करता है. भाई वी आर लिविंग थिंग, प्लांट इज अ लिविंग थिंग, है ना. तो मैकेनिज्म कंट्रोल होनी चाहिए ना, जब मर्जी तब नहीं कर सकते. वैसे जैसे हमारे घर में मम्मी पापा होते हैं हमारे लिए गार्ड बन के बैठे होते हैं, सेम वही चीज़ है यहाँ पे कि स्टोमाटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए देयर आर द सेल्स जिसको हम गार्ड सेल्स कहते हैं. गार्ड सेल्स जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटाज, ठीक है. अब देखो कैसे स्ट्रक्चर होता है स्टोमाटा, आ जाओ देखते हैं. ये देखो, ये जो है हमारा स्टोमाटा पोर है. अब देखो ये क्या होगा, देखो दिस फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. स्टोमाटल पोर, ठीक, ये क्या हो गया, स्टोमाटल पोर हो गया बेटा, ठीक. और ये जो किडनी शेप का है दिस इज गार्ड शेल्स, ठीक है. गार्ड शेल्स में पानी भरी हुई होगी तो क्या होगा, दे विल बी ओपन. और गार्ड सेल्स में पानी नहीं होगा, पिचका हुआ होगा. देखो जब फूला हुआ होगा तो वो खुला रहेगा, जब वो पिचका हुआ होगा तो क्या होगा, बंद रहेगा. तो फूले हुए को बोलते हैं टर्जिड और पिचके को बोलते हैं फ्लैसिड. देखो यहाँ पे लिखा है, मैंने लिखा भी है कि जब गार्ड सेल्स भरे हुए रहते हैं मतलब स्वेल रहते हैं, ठीक, तो वाटर क्या होता है, इसका मतलब उसमें वाटर बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ओपन है, स्टोमाटा इज ओपन, ठीक है. अब जब गार्ड सेल्स पिचके हैं मतलब पानी बाहर निकल चुका है पूरा, ठीक, तो पिचके हुए गार्ड सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स जो श्रिंक होते हैं. तो अब क्या हुआ, ये क्लोज हो गए. तो पहला वाला फिगर इज ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा एंड दूसरा वाला फिगर इज क्लोज स्टोमाटा. तो स्टोमाटाज में देखो, सॉरी द गार्ड सेल्स में देखो क्लोरोफिल प्रेजेंट है. क्या प्रेजेंट है गार्ड सेल्स में, इन गार्ड सेल्स देयर आर क्लोरोफिल. तो ये पूरा फिगर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है. क्लोरोप्लास्ट, स्टोमाटल पोर, गार्ड शेल्स, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है. इट इज क्लोज, देखो जगह नहीं है बहुत ज्यादा. ये देखो इट इज ओपन, ये कितना ज्यादा खुला हुआ है. तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज इंपॉर्टेंट. तो आप वर्ड यूज कर सकते हो टर्जिड एंड फ्लैसिड. टर्जिड मीन्स फूला हुआ, फ्लैसिड पिचका हुआ. टर्जिड फूला हुआ, फ्लैसिड पिचका हुआ, ठीक है. ये हो गया. तो जब भी सेल टर्जिट होती है, मतलब गार्ड सेल जब भी टर्जिट होती है, जब भी उसमें बहुत ज़्यादा पानी का कंटेंट होता है, मतलब वाटर इन, पानी का कंटेंट ज़्यादा, तो वो क्या होगा, वो ओपन रहेगा, ठीक. अब जब भी गार्ड सेल्स जो क्या होते हैं, फ्लैसिड होते हैं, पिचके हुए, पानी कम रहता है, पिचके हुए रहते हैं, तो वो क्या होगा, वाटर उसमें नहीं है, वाटर निकल चुका, तो वो क्या होगा, स्टोमाटल पोर जो होंगे यहाँ पे क्लोज होंगे. क्या होंगे, पोर्स यहाँ पे क्या होंगे, क्लोज्ड. यहाँ पे क्या होंगे, पोर्स ओपन, ठीक, क्लियर. अब देखो यार, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा जो है ना वो थोड़ा सा ट्रिकी गेम है. ट्रिकी गेम इसलिए है, बहुत ज़्यादा, देखो थोड़ा सा समझो, बहुत ज़्यादा पानी हो गया, ठीक है, तो वो पानी लूज आउट करना चाहेगा, ठीक, तो इसलिए भी स्टोमाटा ओपन रहेगा. पानी कम हो गया या सनलाइट बहुत ज़्यादा पड़ी, सनलाइट बहुत ज़्यादा, बहुत गर्मी हुई, तभी भी वो क्या रहेगा, बंद रहेगा, फ्लैसिड रहेगा, क्योंकि पानी बाहर निकल जाएगा. तो और वो ये भी नहीं चाहेगा कि मेरे अंदर का पानी भी बाहर जाए. तो इसीलिए जब बहुत ज़्यादा सनलाइट होता है, बहुत ज़्यादा सनलाइट होता है, ठीक है, बहुत गर्मी होती है, तो स्टोमाटल पोर्स जो होते हैं वो बंद रहते हैं. हैवी सन, मतलब हैवी सनलाइट में, हैवी हीट में स्टोमाटल पोर जो है बंद रहते हैं. जैसे समझो इवेपोरेशन समझो, ठीक है, वो सरफेस से इवेपोरेशन तो होता है, तो वो उसको क्लोज कर देता है, फ्लैसिडिटी आ जाती है उसमें, ठीक. अब देखो, अब हम क्या पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ स्टोमाटा. अब फंक्शन ऑफ स्टोमाटा क्या है, गैसेस एक्सचेंज कराता है. क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज. क्या हो गया, गैसेस एक्सचेंज में टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, रिलीज ऑक्सीजन,
ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और गैसेस एक्सचेंज भी करता है रेस्पिरेशन के समय पर। वो तो रेस्पिरेशन भी तो करेगा भाई, सांस भी तो लेगा, प्लांट इज अ लिविंग थिंग, ठीक है। तो वो भी जो होता है वो स्टोमाटा से ही होता है, ठीक है। अब आओ ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ एक्सेस वाटर। जितना भी एक्सेस वाटर है, तुम्हें गर्मी लगती है, तुम्हें पसीना होता है, ठीक है, प्लांट को गर्मी लगेगी तो वो क्या करेगा, जितने भी एक्सेस वाटर है वो स्टोमाटा के थ्रू जो है वो अपने बॉडी से निकाल देगा, मतलब अपने प्लांट बॉडी से निकाल देगा। और इससे उसे क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट मिलेगा और वो क्या करेगा, मेंटेन करेगा वाटर मूवमेंट को। हाँ, रेगुलेशन मतलब वही ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, इसका बहुत बड़ा खेल है, ठीक है। गार्ड सेल्स कंट्रोल द साइज ऑफ स्टोमाटा ओपनिंग डिपेंडिंग ऑन वाटर अवेलेबिलिटी एंड लाइट। मैंने वही बोला था, वाटर अवेलेबिलिटी तो तुमने समझ लिया, पानी ज़्यादा पानी कम, बट लाइट और हीट का भी बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो प्लांट नहीं चाहेगा कि मेरा स्टोमाटा खुले, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का वाटर भी तो बाहर निकल जाएगा। और जैसे सरफेस में है, ठीक है, सरफेस में अगर धूप पड़ी तो ऑब्वियस बात है वो सेल जो है वो फ्लैसिड पिचक जाएगी, है ना, वो पानी निकल जाएगा और वो जब बंद हो जाएगा तो वो अपने अंदर के पानी को वो सेव कर लेगा। गेटिंग माई पॉइंट? अब देखो फंक्शन ऑफ स्टोमाटा, ये एक थोड़ा सा तुम देख लो है, समझ लो। देखो ये हमारा एपिडर्मल सेल्स हो गया, वही लोअर एपिडर्मिस में, ठीक है, थिक इनर गार्ड शेल्स, न्यूक्लियस, स्टोमा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली तुम्हें क्लोरोप्लास्ट पता होना चाहिए, द गार्ड शेल्स पता होने चाहिए, स्टोमाटल पोर पता होने चाहिए, बस ये हो गया हमारा स्टोमाटा। गार्ड सेल का काम क्या है, टू एडजस्ट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, ठीक है, डन। अब देखो फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट, अभी मैंने बोला कि जब बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो वो जो है वो स्टोमाटा पोर ओपन नहीं होंगे। तुम्हें एक चीज समझ में आ रहा है कि ये जो है स्टोमाटा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को अंदर लेके जा रहा है, ठीक है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो उसका रॉ मटेरियल था। बेसिकली तुम ये समझो, मम्मी ने गैस में कुकर चढ़ाया, ठीक है, तो जो कुकर का ढक्कन है ना, तो दैट इज क्लोरोप्लास्ट। अगर तुम उसको खोलोगे ही नहीं तो उसमें तुम चावल कैसे डालोगे, ठीक है। तो वैसे ही स्टोमाटा का ओपन होना बहुत ज़रूरी है और हमने अभी पढ़ा उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बहुत सारी चीज़ों में डिपेंड करती है और बेसिकली गर्मी में डिपेंड करती है कि अगर गर्म होगा, मतलब बहुत ज़्यादा हीट होगा, तो स्टोमाटा खुलना ही नहीं चाहेगा, वो पिचका बैठा रहेगा। क्यों? क्योंकि एक तो पहले उसके बाहर के लेयर की पानी निकल गई होगी और उसको अपने अंदर का वाटर जो है वो कंजर्व करना होगा, ठीक। तो डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं, तो डेजर्ट प्लांट जो है देखो, ये कितना क्यूट डेजर्ट, अरे भाई कितना खुश है, ये देखो ये भी खुश है, इन लोग खुश हो के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये क्या करते हैं, देखो वो रात के समय पे अपने स्टोमाटा को खोलते हैं, ठीक है। स्टोमाटा ओपन्स एट द नाइट टू टेक कार्बन डाइऑक्साइड ताकि वाटर लॉस ना हो। अगर स्टोमाटा दिन में ओपन होगा तो वाटर भी तो लॉस होगा और डेजर्ट प्लांट में क्या है भाई, देयर इज अ स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, तो वो नहीं चाहेंगे वो ऐसा हो, तो इसलिए वो अपने स्टोमाटा को रात में ओपन करते हैं और स्टोमाटा को दिन में क्लोज रखते हैं ताकि वाटर कंजर्व कर सकें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व द वाटर। वाटर बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, आपके बॉडी में वाटर ही नहीं रहेगा तो भाई काम खत्म। तो सेम प्लांट के लिए भी बहुत जरूरी है पानी को कंजर्व करना, ठीक है। अब देखो CO2 टेक एट नाइट एंड यूज ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग, अब देखो वो CO2 उसने पहले ही ले लिया, रात में ही उसने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया है। अब जब दिन में उसके पास सनलाइट होगा तब वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। जब उसके पास क्या होगा, देखो ऑलरेडी इट हैज टेकन द कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट टाइम, ठीक है, एंड यूज फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए उसको यूज करेगा कब, व्हेन ड्यूरिंग डे व्हेन देयर इज अवेबिलिटी ऑफ सनलाइट। ऑब्वियस बात, इट इज प्लांट, क्लोरोफिल हो गई, वाटर उसने कंजर्व कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड उसने रात में ले लिया, तो इसका मतलब उसको सिर्फ सनलाइट की रिक्वायरमेंट थी, तो वो दिन होने का इंतजार करेगा और दिन में फोटोसिंथेसिस करेगा। बट कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो रात में करेगा। तो ये देखो डेजर्ट प्लांट है, तभी देखो कितने खुश हैं, ये देखो दिमाग लगाते हैं ये। अब देखो बेसिकली यार थोड़ा बहुत पूछता है बेलजार एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज बेलजार एक्सपेरिमेंट? हमने पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज जरूरी फॉर व्हाट, फोटोसिंथेसिस करने में। तो तुम्हें ऐसे एक पूरा वो दे देगा, सेटअप दे देगा, बताएगा ए और बी, बोलेगा किसमें क्या नाम है फोटोसिंथेसिस हो रही है किसमें नहीं। तो एक चीज याद रखो बेसिकली कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH क्या है, जहां पे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रहेगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की एफिनिटी, मतलब जैसे कि लड़कियां होती है पानी बताशा देखते भाग जाती हैं, लड़के होते हैं कार गेम्स और क्रिकेट देख के भागते हैं, ठीक है, वैसे ही
पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को देखता है और वो उससे रिएक्ट कर लेता है, ठीक। तो जब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर लिया, तो इसका मतलब इस बेल जार में, ठीक है, ये ग्रीन प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी ही नहीं। तो यानी पहले वाले केस में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज द अच्छा खासा क्राइटेरिया। भाई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हम, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड ही कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, हमने पढ़ा है ना, CO2 है वही क्या बन रहा है, C6H12O6, ठीक। दूसरी चीज, बी वाले पार्ट में देयर विल बी फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वहां आपने QH रखा ही नहीं है, ठीक है। तो जैसे अभी अगर पढ़ रहा होगे, कोई कहेगा कि चलो क्रिकेट खेलने चलते हैं, तो तुम वीडियो बंद करोगे, तुम निकल जाओगे। लड़कियां होंगी, कोई कहेगा कि चलो पानी पूरी खाने चलते हैं, वीडियो बंद करोगे और चले जाओगे। तो वैसे ही पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को देखते ही उससे रिएक्ट कर देता है, फोटोसिंथेसिस को रोक देता है, ठीक। तो ये इतने फोटोसिंथेसिस डन। अब एक बार सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अब दूसरे में हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरा चैप्टर, ठीक है। चलो।